नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अनाज से एलर्जी सुनने में ही अजीब लगता है ना, कि आखिर जिस चीज़ को आप रोज़ खाते हैं, जिससे आपका पोषण होता है, उससे एलर्जी कैसे हो सकती है। लेकिन ये बात सही है, कुछ लोगों को कुछ अनाज से एलर्जी हो सकती है और ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं ये एलर्जी। मेरी बिटिया का नाम तारा है और अभी इसे 6 साल की होने वाली है। तकरीबन 3 साल पहले इसको फीवर आया था। अदरवाइज़ हमें कुछ ऐसा लगता नहीं था इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा था, कॉन्स्टिपेशन रहती थी। तो वायरल फीवर था, हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने इसका जैसे मेजरमेंट्स लिया, वेट कितना है, हाइट कितना है, तो उन्होंने हमें बोला कि कुछ ट्रबल है, इसका ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट सजेस्ट किए और हमने वो टेस्ट कराए। तो उसमें TTG करके एक जो टेस्ट होता है वीट एलर्जी का, वो इसका पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर ने बोला कि वीट एलर्जी इसका पॉजिटिव है, उसको कंफर्म करने के लिए एक एंडोस्कोपी करेंगे। तो फिर हमने इसका एंडोस्कोपी कराया तो उसमें भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। काफ़ी दिन तक तो माइंड एडजस्ट कर ही नहीं रहा था कि भी ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज हमारे लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था ये। फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि अब हम इसका गेहूँ जो है वो बिल्कुल बंद करा देंगे। इसको भी अच्छे से पता है मुझे नहीं खाना और हम लोग भी पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, बट फिर भी बहुत मुश्किलें आती हैं। बिकॉज कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल एक एक चीज़ आपको अलग रखनी है, जैसे तवा अलग रखना है, उसका चकला बेलना अलग रखना है, कहीं टच भी नहीं होना चाहिए, पूड़ी बना रहे हो तो ऑयल अलग होना चाहिए। मतलब फिर भी सारा प्रिकॉशन लेने के बाद कई बार ऐसा होता है जैसे बाहर का चिप्स खा लिया जिसमें कुछ नहीं मेंशन्ड है, तब भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम दें ना दें, बच्चा डाइजेस्ट करेगा नहीं करेगा। गेहूं से अक्सर कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि सीलिएक रोग या सीलिएक डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अब बढ़ती चली जा रही है। ये बीमारी एक्चुअली किसी भी उम्र में हो सकती है, बट भारतवर्ष में 2 साल से अधिक या 1 साल से अधिक बच्चे में अगर बार बार दस्त होते हैं या उसे खून की कमी होती है या उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है तो अक्सर उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट्स और ब्लड टेस्ट में बीमारी के बारे में कंफर्मेशन आता है, हम तभी गेहूं बंद करते हैं। तो एक अलग सेक्शन ऑफ बीमारी होता है जिसमें हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो एक तरह से ग्लूटेन एलर्जी ट्रू एलर्जी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की कैटेगरी में ही आता है। और इस बीमारी में छोटे या बड़े या किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। इसमें अधिकतर एक चीज़ ये हम एम्फसाइज करते हैं कि आप जहाँ तक हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि हमें खाने को सेफ करना है। हमें ज़रा भी कंटामिनेशन नहीं चाहिए। अगर गेहूं का हाथ भी लग गया या जैसे कि थोड़ा सा आटा किचन में उड़ गया तो वो हमारे खाने को कंटामिनेट कर सकता है। सेलिएक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दैट मीन्स कि कुछ ग्लूटेन फ्री फूड की तरफ आपको जाना चाहिए। ग्लूटेन एक ऐसी टाइप का प्रोटीन है जिसे डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बॉडी में। तो जब ये ग्लूटेन आप डाइजेस्ट करते हो तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है काफ़ी हद तक इंटेस्टाइन में। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई चीज़ की रेस्ट्रिक्शन नहीं करनी है, बस थोड़ी चीज़ों को स्वॉप करनी है अपनी डाइट में। जैसे अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हो उसकी जगह आप जवार की रोटी खा लो। जैसे आप अमरंथ, जिसे हम राजगीरा कहते हैं हिंदी में, उसके आटे की रोटी खा लो। राजगीरे का आटा और जवार का आटा को मिक्स करके थोड़े उसमें लौकी घिस के उसकी रोटियां बना के खा सकते हैं। चावल को आप आटे की तरह पीस के उसकी रोटियां बना सकते हो, या फिर आप स्टीम्ड राइस पफ्स बना सकते हो। तो आपको आटा नहीं यूज़ करना है, आटे की जगह आप दूसरे आटों को प्रयोग कर सकते हैं। तो आप रोज़ चावल खाइए, चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, अच्छी तरह आपकी पाचन शक्ति काम करती है। जो थोड़ा सा स्टार्च होता है चावल में वो आपकी इंटेस्टाइन में लाइनिंग क्रिएट करता है, जिस वजह से आप ये बीमारी को थोड़ी टाइम के बाद ओवरकम कर सकते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा दूध का प्रयोग कम करिए। दही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूध में भी फिर यही समस्या है कि डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप दूध को भी थोड़ा सा प्रिवेंट करें, लेकिन उसके बदले आप पनीर खाओ, आप टोफू खाओ, आप दही जितना खा सकते हो खाओ।
ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। नमस्कार, आज हम नटराज आसन सीखेंगे। नटराज माने लॉर्ड शिवा। ये आसना एक डांस पोस्चर की तरह है। इस आसना से आपकी जो लेग्स में सपलनेस है और जो वीकनेस है वो धीरे धीरे बैलेंस और उसमें ज़्यादा एनर्जी आती है। आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस बदलता है। इससे आपकी नीज़ में स्ट्रेंथ, आपके पैरों में जो स्ट्रेंथ है, लोअर बॉडी जिसको हम लोअर चक्रास भी कहते हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये आसन को हम कैसे करेंगे, इसको आप पहले समस्थिति जिसको हम कहते हैं जस्ट स्टैंडिंग पोस्चर, आप अपना यहाँ पे बैलेंस देखेंगे। आप धीरे धीरे अपनी जो राइट लेग है उसको बेंड करिए और राइट एंकल को पकड़िए। यहाँ पे भी आप अपना बैलेंस वॉच करिए। अपना लेफ्ट हाथ ऊपर लेके जाइए और उसको ज्ञान मुद्रा में लाइए। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप एक वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं इस हाथ से। यहाँ पे आप इसको इस पोस्चर को रखिए और धीरे धीरे अपनी जो राइट लेग है वो पीछे लाते जाइए, अवे फ्रॉम द बॉडी। और एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए और वापस एक्सेल करते हुए हाथ नीचे लाते हुए और अपनी लेग वापस लेवल पे एंकल छोड़ के स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। ये आप दोनों लेग से ट्राई करेंगे, राइट एंड लेफ्ट बोथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उन नाखूनों के बारे में जो पीले पड़ जाते हैं। इसके लिए हम बहुत ही आसान नुस्खा बताएंगे जिसमें आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, कोकोनट ऑयल एंड नींबू। नेल्स को पहले एक कटोरी में डाल के कोकोनट ऑयल हम ऊपर से डिप करेंगे। कोकोनट ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोकोनट में बेसिकली लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसको आप हल्का हल्का मसाज करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये नाखूनों पे कालापन है जिसको हमें धीरे धीरे मसाज करना है। इससे नाखूनों को नरिशमेंट मिलेगी और मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपके नाखून बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं तो आप कम से कम 2 हफ्ते नेल्स पे कोई नेल पेंट, नेल पॉलिश ना लगाएं। कम से कम 5 या 7 मिनट अपने नेल्स को आप कोकोनट ऑयल में डिप करके रखें और इसके बाद नींबू लेके नींबू आपको अपने नेल्स पे हल्का हल्का मसाज करना है। ये पूरा लेमन हाफ जो है इसका रस आपने धीरे धीरे अपने हर नेल पे मसाज करना है और इसका जो जूस है इसको नेल्स को सोक करने दीजिए। इसको आप फिर से अंदर डिप करके रखें और ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको हल्का हल्का आप मसाज करें। और ये आसान सा नुस्खा अगर आप 4-5 दिन अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके नेल्स शाइनी, सॉफ्ट और बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, पीलापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। आज का हमारा वर्कआउट हिप मसल्स या ग्लूट मसल्स को स्ट्रेंथन और टोन करने के लिए है। आइए मेरे साथ और आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। इस तरह से हम ऑल फोर्स पे आएंगे और हमारे जो हाथ रहेंगे वो बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे रहेंगे और जो लेग्स हैं वो एक कंफर्टेबल हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। पैर को ऊपर ले जाइए और इस तरह से पल्स कीजिए। आप अपने ग्लूट्स को क्लेंच्ड रखिए और सोचिए कि आप ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हैं। इसको 35 से 40 टाइम्स कीजिए। इस एक्सरसाइज को दूसरी लेग पे भी हम रिपीट करेंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज भी कुछ इसी प्रकार से रहेगी। अपने नी को स्टेशनरी रख के हम लेग को बाहर की ओर एक्सटेंड करेंगे, कुछ इस तरह से। कंट्रोल रखिए मूवमेंट में और कम से कम अपने नीज को हिलाइए। इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिए। अक्सर देखा गया है कि जिन मसल्स को हम वर्कआउट नहीं करते वो अपना टोन लूज कर देते हैं।
इसलिए ज़रूरी है कि जिन मसल्स को हम रोज़ यूज़ नहीं करते उन्हें हम स्पेशली वर्कआउट करें, जैसे कि हमारे ग्लूट मसल्स यानी कि हिप्स। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप #फिट रहे इंडिया का इस्तेमाल करें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।